पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म बताया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे आया, तो गवर्नमेंट ने इस पे क्या क्या चीजें हटाई, कुछ रिस्ट्रिक्शन जो आपके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, जिसमें पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा था, प्राइवेट सेक्टर का रोल कम था, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन ज्यादा था, फाइनेंशियल अगर हम कहें अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे थे। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाने में हमारे अगर नाम आता है तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का आता है 1991 में, और दूसरा हमारे उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो उन्होंने इसको क्या क्या इस पे से रिस्ट्रिक्शन हटाए और कैसे यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा, लिंक जोड़ूंगा, कैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे इंट्रोड्यूस यहाँ होते हैं। पहला जैसे रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर पे आपने पिछला पढ़ा था कि 3 शेड्यूल इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनाया था कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, या शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, जिसमें पहला वाला जो था पब्लिक सेक्टर, वो सारा चीजें उसका जो मैन्युफैक्चरिंग था सब वो गवर्नमेंट के अधिकार में था। दूसरा जो शेड्यूल बी में रखा था उसमें वो इंडस्ट्री थी जिसमें 50% गवर्नमेंट का और 50% प्राइवेट सेक्टर का योगदान था, और बाकी नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर और आपके प्राइवेट है, और तीसरा जो था रेस्ट ऑफ द आपके प्राइवेट सेक्टर में था। तो वो इंडस्ट्रीज को जब वहां पे 100% जिसमें पब्लिक सेक्टर का, जिसमें गवर्नमेंट का ही रोल था, उस पे से रिस्ट्रिक्शन उन्होंने हटाया जो वहां पे, तो रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का जहां पे वहां रोल नहीं था, जहां पे रिस्ट्रिक्शन लगे थे कि ए शेड्यूल में केवल पब्लिक सेक्टर ही इन्वॉल्व होगा, वो रिस्ट्रिक्शन इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के आने के बाद हटा दिया गया, जिससे यहाँ पे जब प्राइवेट सेक्टर से हटा दिया गया तो यहाँ पे इसी से प्राइवेट सेक्टर से जो रिस्ट्रिक्शन को हटाने को ही हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन हुआ। इसी तरह गवर्नमेंट का जहां जिस एरिया में रोल था, गवर्नमेंट ने अपने को वहां से रिड्यूस कर लिया, रिड्यूसिंग इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज। तो इससे आपका आ गया लिबरलाइजेशन, लिबरल हो गया, यहां लिबरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन हो गया। और तीसरा जो गवर्नमेंट ने ट्रेड पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि हमें इंपोर्ट कम करना है, इंपोर्ट को उन्होंने कन्वर्ट किसमें कर दिया था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, कि अब हम आयात नहीं करेंगे, हम अपने घरेलू उत्पादन को आगे बढ़ाएंगे। तो वो नियम भी, वो जो रूल लगे थे, जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, उसको भी गवर्नमेंट ने हटा दिया, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन किसका हुआ, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि हम दूसरे कंट्री के साथ जो व्यापार करेंगे, तो वो जो नियम बने थे, जो रूल बने थे, जो रिस्ट्रिक्शन था, उसको हटा दिया गया। तो अब आप देखिए इसी तरह से अब चैप्टर का जो शुरुआत होगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो 1 बाय 1 हम इसको आगे पढ़ेंगे। यहीं से इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी, जिसको न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसी को हम 1991 जुलाई में ये बना था, और इसको हम एलपीजी कहते हैं। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये 3 का इंट्रोडक्शन यहीं से होता है, न्यू पॉलिसी से। मैंने स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल मेजर के डिफरेंस को ही बताया था कि जो लॉन्ग टाइम होता है वो आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर होता है, और शॉर्ट टाइम पीरियड जो होता है, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसको हम स्टेबलाइजेशन मेजर कहते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए इसको मैंने यहां लिखा है नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जो नियंत्रण, जो पाबंदियां लगी थी, वो हटा ली गई है। जैसे लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। क्या रिमूव कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर पे जो नियम बने थे कि उनको इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, उस चीज को यहां से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट। यहां देखिए कीवर्ड है डीरेगुलेशन। रेगुलेटर, यहां रेगुलेशन का मतलब क्या, रेगुलेट किसको कहते हैं, वही रेगुलेटर। आप रेगुलेटर को जब ऑन करते हैं तो क्या वो जलता है, और रेगुलेटर को जो ऑफ करते हैं वो बंद हो जाता है। तो उसको डीरेगुलेट कर दिया गया। जो गवर्नमेंट इसका इन्वॉल्वेशन था, उसका वहां से नियंत्रण हटा दिया गया। एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, जो गवर्नमेंट की जो कंट्रोल थी, ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से ऑटोनॉमी, जो प्राइवेट सेक्टर पे उनकी चीजों को एकदम नियंत्रण, उस पर रिस्ट्रिक्शन था, वो ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर दिया टू मेक इकोनॉमिक मोर कॉम्पिटिटिव, ताकि इकोनॉमिक जो है हमारी मोर कॉम्पिटिटिव हो पाए, इसलिए ये डीरेगुलेट कर दिया गया।
और इसका रीजन क्या था, ये 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। द पर्पस ऑफ द लिबरलाइजेशन, तो पहला पर्पस क्या था, टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय इंकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड। इसका मेन पर्पस था इकोनॉमी का अनलॉक, यहां वर्ड है, पहले क्या था, लॉक था कि प्राइवेट सेक्टर इस स्टेज में नहीं आ सकता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए ये पाबंदियां लगी हुई थी, उन्होंने उस लॉक को अनलॉक कर दिया, अब उनको खोल दिया कि अब प्राइवेट सेक्टर किसी भी चीज को, वो चीजों को, वो उसको उन्होंने इनकरेज किया, उनकी एनर्जी को, उनकी पोटेंशियल को आगे बढ़ाया। क्या बढ़ाया, प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इन दोनों चीजों को आगे लाया ताकि ये पैसा अपना इन्वेस्ट करें प्राइवेट सेक्टर और इस इकोनॉमी को एक्सपैंड करें। ये देखिए, टू इन्वेस्ट एंड टू एक्सपैंड, इसलिए इस प्राइवेट सेक्टर को लाया। जो प्राइवेट सेक्टर पे जो पाबंदियां लगी थी गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया, उसको अनलॉक कर दिया। यही उसका मेन पर्पस था कि प्राइवेट सेक्टर आएगा और हमारी इकोनॉमिक में इन्वेस्ट करेगा और हमारे इकोनॉमिक को एक्सपैंड करेगा। दूसरा क्या किया, टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन इनटू द इकोनॉमिक, और क्या इंट्रोड्यूस किया कि जब प्राइवेट सेक्टर आया तो कंपटीशन ही बढ़ा, एंड क्रिएटिंग इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन। भाई जो क्षमता थी, उसने उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाया, एंड क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फ्रॉम इंक्रीजिंग, इससे कि उसकी बढ़ोतरी हुई, इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन। तो दूसरा रीजन था कंपटीशन। जब कंपटीशन होता है तो क्या हुआ, जब कंपटीशन होगा कि होड़ लगी रहेगी तो क्या हुआ, क्वालिटी भी अच्छी आएगी और हमारी इकोनॉमिक भी स्ट्रांग करेगी। ये तो दो मेन मकसद हो गया। अब लिबरलाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड था, तो इसमें हम 5 बात करते हैं, 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि क्वेश्चन आता है ये 3 नंबर में कि इंक्लूड इन लिबरलाइजेशन। तो पहला हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ये इसमें क्या चेंजेस आया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या चेंजेस आया इकोनॉमिक रिफॉर्म में आने के बाद। टैक्स में रिफॉर्म, टैक्स में क्या रिफॉर्म हुआ। चौथा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या हुआ। और पांचवा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म में क्या हुआ। ये 5 आपको पढ़ने हैं हमारी इस लिबरलाइजेशन में। ये पांचों के क्षेत्र में 5 टाइप में बताया। पहला आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा आपका फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा आपका टैक्स रिफॉर्म, चौथा फॉरेन एक्सचेंज और पांचवा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ये पांचों को हम बाइफरकेट करके एक एक को समझेंगे कि इन सभी चीजों में इकोनॉमिक रिफॉर्म आने पर, इकोनॉमिक रिफॉर्म जब ये इकोनॉमी में क्रांति आई तो जो ये नियंत्रण लिबरलाइजेशन जहां पे गवर्नमेंट का रोल था जिन जिन फील्ड में, अब ये पांचों फील्ड थे, गवर्नमेंट का नियंत्रण इसी सब चीज था, इस पर से हटाया गया तो लिबरलाइजेशन आया। तो लिबरलाइजेशन का इंक्लूडिंग क्या क्या थी, उस रिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस आए, पहले क्या था और अब क्या है। तो सीधा सीधा आप इस कंसेप्ट को समझिए कि इसमें बस यही कहा जा रहा है कि जो जो चीजों पे नियंत्रण, रिस्ट्रिक्शन लगे थे उस सभी चीज को खोल दिया गया। अब उसको आपको रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। गवर्नमेंट का जो रोल था पब्लिक सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर को मनाही थी, उन्होंने वो द्वार खोल दिया। तो सब सेक्टर की मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल, फॉरेन ट्रेड, टैक्स रिफॉर्म, ये सभी चीजों में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या गवर्नमेंट ने अपने नियंत्रण को कहां कहां से हटा लिया, इसको हम ब्रीफ कर पढ़ेंगे इस पांचों पॉइंट पे। तो 1 बाय 1 हम करते हैं। पहले हम आएंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले क्या आपने पढ़ा था चैप्टर में, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि किसी भी इंडस्ट्रीज को लगाने के लाइसेंस की जरूरत थी, तो सरकार लाइसेंस किससे लेते थे, सरकार से लेते थे। तो सरकार ने यही पहले नियम हटा दिया कि अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में है कि लाइसेंस बनाने का जो सिस्टम था उसको उन्होंने हटा दिया। क्या हटा दिया, क्या लाया उसकी जगह पे, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई 1991 में जुलाई, एब्लॉइज्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ये समाप्त कर दिया गया, एब्लॉइज्ड कर दिया गया फॉर ऑल द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्रीज। सारे प्रोजेक्ट्स पर से उन्होंने लाइसेंस हटा दिया 18 इंडस्ट्रीज को छोड़कर। जो मेन, जैसे अब जहां पे एटॉमिक चीजें बन रही हैं, आपके कोई आर्म्स बन रहे हैं गवर्नमेंट के, उन सबों के लिए तो लाइसेंस आपको, या आप गोला बारूद बना रहे हैं तो उसके लिए तो मैंडेटरी है। लेकिन बाकी इसके अलावा मतलब फर्दर रिड्यूस टू 5 इंडस्ट्री, इसमें से 5 इंडस्ट्रीज को उन्होंने रिड्यूस कर दिया कि इसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। नो लाइसेंस वे आर नीडेड टू सेट अप न्यू यूनिट। दूसरा उन्होंने क्या किया, कहां कहां जरूरत नहीं है, नया कोई यूनिट लगाएंगे, पहले क्या था, नया यूनिट लगाएंगे तो भी आपको
गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत है। यहाँ पे हटा दिया कि कोई सेटअप अगर नया लगा रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। एंड एक्सपैंड और डाइवर्सिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिट, अगर अपने यूनिट को बढ़ाना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं, तो जो उस पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता था उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया। ये लिबरलाइजेशन का इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये चेंजेस आए। दूसरा, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर में अपना रोल क्या क्या कम कर दिया, कहा कि अब सारी चीजें नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें अपनी चीजों को इन्वेस्ट करेगा, तो अपना रोल पब्लिक सेक्टर में से कम कर दिया। क्या कम कर दिया? द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस। जहां पे पहले 17 जो हमने बताया था ना शेड्यूल ए में कि 17 फैक्ट्रियां, आपको 17 जो प्रोडक्ट थे, फैक्ट्रियां थी, इंडस्ट्री थी, वो पब्लिक सेक्टर सब गवर्नमेंट अपने हाथ में रखी थी। उसमें से उन्होंने केवल 8 रखा, 17 से 8 कर दिया। अब बाकी सब दे दिया प्राइवेट सेक्टर को। कहा कि इसमें से जो मेन चीजें थी, जैसे आर्म्स बनाने वाला एम्यूनेशन का है, एटॉमिक एनर्जी को, ये रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट अपने पास रखी, बाकी सब चीजों को उसने प्राइवेट सेक्टर में को ट्रांसफर कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर इस चीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसमें अपना रोल अदा कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकता है। तो ये चेंजेस आया है। तीसरा, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब देखिए यहां डी रिजर्वेशन क्या है, छोटे छोटे उद्योगों के लिए। मेनी गुड्स प्रोड्यूस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व। अब छोटी छोटी कंपनियां भी, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी प्रोडक्ट को उनके लिए क्या डी रिजर्व कर दिया। इन मेनी इंडस्ट्रीज द मार्केट वाज अलाउड टू डिटरमाइन प्राइसेस थ्रू फोर्सेस ऑफ डिमांड। पहले क्या था कि गवर्नमेंट ही, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर में जब था तो गवर्नमेंट ही रेट फिक्स करती थी कि इस चीज को आप इससे ज्यादा नहीं बेच सकते हैं। तो वो चीजें हटा दिया, डी रिजर्व कर दिया कि अब आपको कह दिया कि अब छोटे छोटे उद्योगपति भी अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, उस पे से सरकार अपने नियंत्रण को हटा दिया कि रेट हम डिसाइड नहीं करेंगे। उन्होंने क्या कर दिया, टोटली अलाउ कर दिया मार्केट के रेट पे। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज की कीमत जो है डिपेंड किस पे करती है, मार्केट और सप्लाई, मतलब यानी कि डिमांड और सप्लाई पे। मार्केट में जैसी डिमांड होती है, आपने पढ़ा भी था डिमांड एंड सप्लाई में कि ये चीज जो आती होती है, तो आप जहां पे इंटरसेक्ट होता है डिमांड, ये डिमांड है, ये सप्लाई है और ये डिमांड है, जहां दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम बनता है, वहीं हमारा प्राइस होता है। तो टोटली उन्होंने कह दिया कि इट मेनी इंडस्ट्रीज द मार्केट वाज अलाउड टू डिटरमाइन प्राइसेस थ्रू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट की फोर्स के आधार पे ही जो है प्राइस थ्रू फोर्सेस ऑफ मार्केट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसी मार्केट में होता कौन है, एक बायर होता है और दूसरा सेलर होता है। अब देखिए ये जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहीं पे डिमांड है, ये सप्लाई है। ये दोनों जहां इंटरसेक्ट है, यहीं पे आपका, क्योंकि जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी, उसी आधार पे मार्केट की उस वस्तु की रेट फिक्स होती है। तो इसी ने गवर्नमेंट कह दिया कि अब हम रेट डिसाइड नहीं करेंगे, अब रेट जो है आप वो इंडस्ट्रीज जो है अपना रेट मार्केट और डिमांड के अकॉर्डिंग, मतलब सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग अपने रेट को डिसाइड करेगी, वो अपने चीजों को सेल करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये चेंजेस लाया। फिर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसको पहले हम एमआरटी कहते थे। एमआरटी एक पॉलिसी थी जो आप बाद में चेंज हो गया 2002 में, जिसको हम कंपटीशन एक्ट 2002 कहते हैं। इसके पहले ये था कि मोनोपोलीज थी, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसको हम एमआरटीपी कहते हैं शॉर्ट में। उनकी मौलिक थी कि जो हमने ये ट्रेड पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है उसी को आपको फॉलो करना है, आप कितने में बेचेंगे ये हम डिसाइड करेंगे। लेकिन वो चीज को क्या किया, चेंज करके रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट 2002 को इंट्रोड्यूस किया गया, इसको लिबरल किया गया। ये ज्यादा ही लिबरल था। तो ये चीजें आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में समझिए इस तरह कि कितने कितने चेंजेस आए। पहला चेंज उन्होंने क्या किया, पहला किया रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंस हटा दिया। दूसरा उन्होंने चेंज किया कि डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का जो रोल 100% था उसमें से उन्होंने रिड्यूस किया, डिक्रीज किया। तीसरा, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो रेट भी डिसाइड करती थी गवर्नमेंट उस छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को लिए, अब उनको किस पे डिपेंड कर दिया कि प्राइस का डिसाइड आपके मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे आधारित आप अपने प्राइस को डिसाइड करेंगे, ये चीज हटा दिया। और मोनोपोली जो रिस्ट्रिक्शन ट्रेड था, एमआरटीपी जो थी, वो कन्वर्ट किस में अब हो गई 2002 में, कंपटीशन एक्ट 2002। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लिबरलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात मैंने की तो स्टार्टिंग हमने लिबरलाइजेशन से किया था। तो लिबरलाइजेशन में भी हमको कई चीजें पढ़नी है, 5-6 मैंने पॉइंट बताए थे, 1 2 3 4 5। एक तो है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म क्या हुआ लिबरलाइजेशन में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या चेंजेस आए, टैक्स रिफॉर्म क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ये 5 रिफॉर्म्स थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का परिणाम था। जो इकोनॉमिक्स में रिफॉर्म में जो क्रांति लाई गई, इकोनॉमिक्स में जो क्रांति लाई गई, उसमें गवर्नमेंट ने अपने नियंत्रण को हटा दिया। कहां कहां कैसे हटाया, तो पहले हम इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड था, तो पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर पे गवर्नमेंट ने अपना रोल कहां से हटाया, क्या किया, फाइनेंशियल में क्या उन्होंने अपनी चीजों को हटाया, टैक्स रिफॉर्म में क्या उन्होंने क्रांति चेंजेस लाई, फॉरेन एक्सचेंज में क्या चेंजेस लाई, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म करके उसमें क्या चेंजेस लाए। तो ये 5 पॉइंट हैं जो आपको इस लिबरलाइजेशन में पढ़ना है, जिसमें पहला हम कल इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया कि पहला काम क्या किया। आप बस ऐसे समझिए कि जो 1950 से लेके 1990 तक के बीच में जो भी रिस्ट्रिक्शन लगे थे, वो सारी रिस्ट्रिक्शन को गवर्नमेंट ने अपना नियंत्रण हटा दिया। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जो हमने पॉइंट दिया है उसमें उन्होंने रिफॉर्म किया। तो जो उनका नियंत्रण था उस पे उन्होंने लिबरल हो गए, उन्होंने अपने को चीजों को हटा के वहां पे चीजों को आसान कर दिया। तो सबसे पहले अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करेंगे तो उन्होंने रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल राइट्स, लाइसेंस बनाने में जो लाइसेंस फैक्ट्री बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी उस पे उन्होंने मतलब अपने चीजों को नियंत्रण वहां से हटा लिया। अब कुछ चीजों के लिए ही केवल लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, जहां पे कि बहुत ही वो सेंसिटिव इंडस्ट्रीज होते हैं। बाकी सबको उन्होंने लाइसेंस बनवाने के सिस्टम को हटा दिया। दूसरा रोल उन्होंने क्या किया, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जहां सारी चीजें उनकी नियंत्रण पब्लिक सेक्टर पे गवर्नमेंट का पूरा 100% था, अब उन्होंने वहां से अपना रोल घटाकर अब केवल 8 इंडस्ट्रीज को अपने पास रखा, पब्लिक सेक्टर के पास है, बाकी सब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को भी मतलब उसमें एंट्री करने के लिए परमिशन दे दिया। तीसरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज लाया, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को भी अब क्या कहता था, उनकी प्राइस को भी पहले गवर्नमेंट रेट तय करती थी, लेकिन उनको भी उन्होंने नियंत्रण हटा लिया और उनको कह दिया कि आप अपनी मार्केट, अब टोटली वो स्मॉल इंडस्ट्रीज भी अपने प्राइस का, क्योंकि किसी चीज का मार्केट में क्या होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, तो प्राइस का डिसाइड भी डिमांड और सप्लाई के आधार पे ही होता है। जो आपने डिमांड और सप्लाई में पढ़ा था, वहीं भी प्राइस डिटरमाइंड होता है और प्राइस का निर्णय होता है और इसके अनुसार मार्केट आपकी चीजें सेल होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मार्केट फोर्स पे उसने टोटली स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए भी उन्होंने अलाउ कर दिया। चौथा जो एक एक्ट था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसको हम MRTP कहते हैं। कल हमने बताया था ये पहले हुआ करता था, क्योंकि मोनोपोलीज थी कि जो उन्होंने ट्रेड पे जो नियम बनाया उसको फॉलो करना है। उस चीज को, उस एक्ट को बदल दिया गया, बदल कर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंपटीशन और एक्ट 2002 के नाम से जारी किया गया, जो बहुत ही लिबरल हुआ करता था। इस एक्ट में सारी चीजें लिबरल होती थी, लेकिन पहले काफी उसमें रिस्ट्रिक्शन था, जिसको MRTP कहते हैं, एक्ट कहते हैं। तो कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन भी आता है कि पहले हमारा कौन सा एक्ट था और 2002 में कौन से एक्ट को चेंज किया गया। लिबरलाइजेशन जब लागू हुआ, जब लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हुआ, तो किस एक्ट का वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ, तो वहां पे ही आप लिखेंगे कंपटीशन एक्ट 2002। आज हम बात करेंगे दूसरा जो रिफॉर्म हुआ फाइनेंशियल सेक्टर में। आपने फाइनेंशियल सेक्टर का वहां तो बहुत चीजें नहीं पढ़ी होगी, तो पुराने आप 1950 से 1990 के बीच में, ये आपके लिए एक नया है। तो यहाँ फाइनेंशियल का मतलब होता है यहाँ की रोल ऑफ RBI। तो RBI ने भी अपने चीजों में चेंजेस लाया। क्या चेंजेस लाया, जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ा था, अभी आगे आप पढ़ेंगे बैंकिंग में, कि जो RBI होता है वो क्या होता है, दादाजी होते हैं। तो दादाजी का नियंत्रण पूरे घर पे होता है। तो वो समझिए कि जो RBI था, RBI यहाँ पे जो उसके नियम थे उसमें भी उसने परिवर्तन लाया। उन्होंने क्या किया, RBI जो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया। अब इसको आप ऐसे समझिए, घर में जो फादर होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको चीजों पे नियंत्रण रखते हैं। कई चीजों को आपकी डांट भी पड़ेगी, आपको सही चीज बताएंगे, या जो भी बड़े स्ट्रिक्ट होंगे। तो इसी तरह यहाँ रेगुलेटर का मतलब होता है कि जैसे आप चूल्हे का रेगुलेटर है, क्या वो रेगुलेटर से ही तो कंट्रोल होता है ऑन ऑफ।
तो समझिए एक तरह से कान पकड़ना। अगर कोई चीज को कंट्रोल करना तो उनके हाथ में सब चीज था। तो फादर हमारे फादर बच्चों पे, जिसके भी फादर हैं, बच्चों पे क्या नियंत्रण रखते हैं कि उनको अपने नियंत्रण में रखना है, गलत उनको डांटना, उनको फटकार लगाना, उनको सही रास्ता दिखाना। तो ये आरबीआई जो रेगुलेटर, इसी तरह बैंकों का एक रेगुलेटर है, सारा चीज नियंत्रण अपने हाथ में रखती थी। उन्होंने इस लिबरलाइजेशन में अपने इस रेगुलेटर को फैसिलेटर को, जब हम घर में अगर कोई चीजें, पापा अगर स्ट्रिक्ट है तो उनसे बचाता कौन है? मम्मी बचाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने जो स्ट्रिक्ट नियम थे, जो कान पकड़ने के एकदम चीजों को एकदम वो रहते थे, तो उसको उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया, फैसिलिटेटर हो गया, बहुत आसान कर दिया फाइनेंशियल सेक्टर को। और एज ए रिजल्ट फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मैटर विदाउट कंसल्टिंग। अब मतलब अब उसको कोई जो बैंक है उसको हर बात पे आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर सकता है। ये लिबरलाइजेशन में आरबीआई का रोल यहाँ पे उन्होंने, तो ये रेगुलेटर जो है, रेगुलेटर्स टू फैसिलिटेटर, ये की वर्ड है। एक नंबर के क्वेश्चंस में आता है कि लिबरलाइजेशन में आरबीआई रेगुलेटर से क्या अपने को चेंज किया। तो रेगुलेटर पहले क्या नहीं कि वो नियंत्रण था, स्ट्रिक्ट था, सब कुछ उसके हाथ में था। वो कोई भी रेगुलेटर से ऑन ऑफ करते हैं तो सारी चीजें क्या होता है, वो नियंत्रण है। उस चीज से उसने अपने को लिबरल क्या किया, फैसिलिटेटर कर दिया, वहां से नियंत्रण हटा दिया। अब प्राइवेट सेक्टर को भी, अब बैंकों को कोई भी डिसीजन लेने के लिए बार बार आरबीआई से अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कंसल्टिंग आरबीआई। भाई कान पकड़ने वाले कौन है? फादर है, और बचाने वाली कौन है? मदर है। तो ये हो गई फैसिलिटेटर और ये हो गए रेगुलेटर। तीसरा, लिबरलाइजेशन के लिबरलाइजेशन के फाइनेंशियल सेक्टर में तीसरा क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक। आपने सुना होगा कि प्राइवेट बैंक का जो इंट्रोडक्शन हुआ, जो इंट्रोड्यूस हुए हमारे कंट्री में, तो 1991 में, 92 में हुए। तो यहाँ पे इसके आने से प्राइवेट बैंक को आने का मौका मिला। जैसे आईसीआई बैंक है, फॉरेन बैंक्स हैं, एसएसबीसी बैंक है, ये सब का originated during the period of its reform led to the establishment of many private banks which increased the competition and ultimately benefited the consumer। इस यहाँ पे इनके आने से इससे क्या हुआ कि बैंक को प्राइवेट बैंक आ गए, जिससे कंपटीशन खूब हुआ और अंत तक किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? कंज्यूमर को। तो ये प्राइवेट बैंकों के भी ओरिजिन यहां हुई इस लिबरलाइजेशन के आने की वजह से फाइनेंशियल सेक्टर में। चौथा, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब यहां देखिए, पहले क्या था कि फॉरेनर हमारे यहां इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, तो यहां भी फाइनेंशियल सेक्टर में चेंज लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या कर दिया, 51% ऑफ फॉरेनर भी अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे कंट्री में। पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि 51% कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है भारत में, जिसको हम FII कहते हैं, जिसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या मर्चेंट बैंकर्स, इस नाम से भी जाना जाता है। आप यहां देखिए, एक FII आया और एक होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों में अंतर समझिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दोनों में डिफरेंस है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, अब फॉरेनर इंडिया में कोई चीज भी इन्वेस्ट कर सकता है। पहले क्या था कि ऐसा नहीं था, 51% को इन्होंने अलाउ किया है कि 51% फॉरेनर कर सकते हैं, बाकी तो कोई ना कोई इंडियन ही रहेगा। तो वो लैंड खरीद सकते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, ये सब के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। लेकिन बाकी परसेंट जो है वो इंडियन ही रहेगा। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, इस FII का मतलब था ये डायरेक्ट रूप में नहीं, इनडायरेक्ट रूप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनडायरेक्ट रूप में कैसे? वो हमारे यहाँ का शेयर खरीदेंगे, डायरेक्टली वो इन्वेस्ट हमारे लैंड पे या किसी चीज पे नहीं कर सकते हैं। वो FDI है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI है। और वो इनडायरेक्ट रूप में जो इन्वेस्टमेंट फॉरेनर करते हैं, जो शेयर के रूप में, बॉन्ड के रूप में, वो उसको हम कहते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII या मर्चेंट हम कहते हैं, या बैंकर्स कहते हैं, या म्यूचुअल फंड कहते हैं। न्यू अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इनको शेयर के रूप में, मर्चेंट्स, बैंकर्स के रूप में, म्यूचुअल फंड के रूप में इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन दे दिया गया। तो ये एक चेंजेस आया आपके
फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्रीज इन फॉरेन, अब इससे क्या, फॉरेनर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ पैसा आएगा, तो ये एक चेंजेस हुआ। ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, अब एक उन्होंने आसान कर दिया बैंक को, कोई भी बैंक अपने ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई से उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंकर्स वी आर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, जो कुछ उनके कंडीशंस बैंक के होते हैं, अगर वो उसको फुलफिल करते हैं तो आरबीआई से उसको प्रियोर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक चीज लिबरलाइजेशन हुआ, आसान कर दिया गया कि इज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, अगर कोई नई ब्रांच बैंक खोलना चाहता है अपनी ब्रांच को छोटे जगह पे कहीं भी, तो उसके लिए प्रियोर कुछ उसके शर्तों को पूरा अगर वो कर रहे हैं तो उसको पहले से ही कोई परमिशन लेने की आरबीआई से जरूरत नहीं है। विदाउट प्रियोर अप्रूव्ड बाय आरबीआई वो खोल सकता है। देखिए तो कितने छोटे छोटे बैंक, एक बैंक अपने कई ब्रांचेस लगातार धड़ल्ले से खोलती है। तो ये आपके फाइनेंशियल सेक्टर में चार चीज आप मेरे साथ दोहराइए, चार आपके चेंजेस किए गए लिबरलाइजेशन के तहत। पहला किया गया, आरबीआई ने अपने रोल में चेंज लाया, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर किया। दूसरा, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंकों का यहाँ पे आना शुरू हो गया 1991 में, कई जिससे कि कंपटीशन बढ़ा और इससे फायदा किसको हुआ, कंज्यूमर को। तीसरा बेनिफिट क्या मिला कि अब फॉरेनर भी हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट रूप में और इनडायरेक्ट रूप में। डायरेक्ट रूप को एफडीआई कहते हैं और आपका अगर इसको कहा जाए शेयर के रूप में, इनडायरेक्ट रूप में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एफआईआई है। तो ये एक चेंजेस लाया, परिवर्तन लाया गया। और ईज इन एक्सपेंसेस प्रोसेस, और जो बैंक के लिए नियम था कि हर चीज के लिए उसको आरबीआई से परमिशन लेना है, जब तक वो उसको परमिशन नहीं देगा तब तक आप नई ब्रांच नहीं खोल सकते हैं, इसके लिए बड़ा एक टाइम पीरियड लगता था। तो इस चीज को आसान कर दिया कि अगर कुछ जनरल अगर उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है ब्रांच, तो वो ब्रांच बिना प्रियोर परमिशन लिए अपनी नई ब्रांच को लॉन्च कर सकती है। ये आपके चार अगर एग्जाम में आते हैं तो चार चीज को आप डायरेक्टली लिख के आएंगे, तो 3 नंबर पे भी आएगा। तो आप इसको पूरी तरह कि फॉरेन सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन को फॉलो करते हुए क्या परिवर्तन लाया, क्या चेंजेस लाया, तो दीज 4 पॉइंट्स आर यू मेंशन इन द कॉपीज। दूसरा, अगर हम लिबरलाइजेशन में टैक्स रिफॉर्म की बात करेंगे तो अब यहाँ टैक्स एक नया वर्ड है, आप अभी आगे पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट में भी कि टैक्स क्या होता है। टैक्स रिफॉर्म टू, ये रेफर टू रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर नोन एज फिस्कल पॉलिसी। जब मान लीजिए कि सपोज दैट आप एग्जांपल ऐसे समझिए कि क्लास में आप कोई बच्चा लेट आता है, तो हम पहले दिन उसको वार्न किए कि भाई आप लेट ना आया करो क्योंकि क्लास का टाइम है, स्कूल का टाइम ये है। अगले दिन बच्चा फिर लेट आता है तो फिर एक बार समझाया जाता है। ऐसे बार बार उसके समझाने पे भी वो बार बार लेट ही आता है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर हम उसको कहते हैं स्ट्रिक्टली कि नहीं, अब तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें अब 500 रुपया फाइन देना पड़ेगा। अब वो 500 रुपया फाइन अगर देना पड़ेगा तो इनडायरेक्टली रूप से वो किसके पे बर्डन गया, वो पैसा तो उसका था नहीं, उसके 500 रुपया उसके फादर ने उस फाइन मनी के रूप में भरा। तो एसेट को हम एज ए टैक्स, अगर गवर्नमेंट इसी तरह कोई अगर पॉलिसी बनाती है कि किसी चीज को रोकना है और उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर पॉलिसी बनाती है, उसी को हम फिस्कल पॉलिसीज कहते हैं। टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर नोन एज फिस्कल पॉलिसी। द मेजर टैक्स रिफॉर्म, अब ये टैक्स कौन कौन से हैं, रिडक्शन, गवर्नमेंट ने इस रिफॉर्म में क्या परिवर्तन लाया, तो रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्स में उन्होंने रिडक्शन किया 1991 में जो न्यू पॉलिसी बनी। तो देयर हैज बीन a continuous reduction in income tax and corporate tax as high tax ratio were an important reason for tax evasion। देखिए इसे मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किया है, ये डायरेक्ट है, जिस डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट में पहले जो टैक्स, अब तो जीएसटी हो गया, पहले क्या आता था, वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, एक्सेट्रा, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लेती थी। तो उन्होंने अब क्या किया कि वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स, वन टैक्स वन नेशन। अगर देश एक है तो टैक्स भी एक तरह का होना चाहिए, ये डिफरेंट टाइप के टैक्स नहीं होने चाहिए, वैट टैक्स, एक्साइज टैक्स, एक्सेट्रा। अब उसको उन्होंने क्या कर दिया है, अब उसको जीएसटी कर दिया है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स हमको दो ही चीज पे देनी है, गुड्स पे देना और सर्विस पे देना। तो ये कहा कि वन नेशन, तो इन्होंने इसमें चेंजेस लाया कि हम टैक्स, हम एक ही तरह का टैक्स लेंगे, डिफरेंट टाइप के टैक्स हम नहीं लेंगे। रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स,
इनडायरेक्ट टैक्स में उन्होंने क्या रिफॉर्म किया, ये देखिए ना, वन नेशन वन टैक्स, यही उन्होंने रिफॉर्म किया। इनडायरेक्ट टैक्स को कहा कि मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन मेड इन इनडायरेक्ट टैक्स टू फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज। वही मैंने कहा जीएसटी, उन्होंने एक, अगर भारत में टैक्स लिया जाएगा तो एक तरह का टैक्स लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि देश हमारा है और हम विभिन्न तरह के टैक्स उस पर वसूल रहे हैं, एक्साइज ले रहे हैं, वैट ले रहे हैं, और डिफरेंट पहले क्या होता था कि हर उत्तर प्रदेश जो है उसका टैक्स अलग है, बिहार का टैक्स अलग है, पंजाब का टैक्स अलग है, तो ये इस तरह से यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो कंट्री, हमारा देश एक है तो टैक्स भी एक होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपनी एक मोटो बनाया कि वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र और एक टैक्स पे करना है। तो रिफॉर्म किया इनडायरेक्ट टैक्स में, जिसको हम आज जीएसटी कहते हैं। वो जीएसटी एक तरह के है, अभी कभी जीएसटी का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो जीएसटी में बताऊंगा कितने तरह की जीएसटी होती है, जीएसटी का क्या रोल है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, यूटी जीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है, दोनों में गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, यूनियन टेरिटरी का क्या रोल है, अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा तो उसका क्या रोल है, वहां टैक्स किसके खाते में जाएगा, ये सारी चीजें एक जीएसटी का चैप्टर है, वो किसी दिन मैं इस पर डिस्कस करूंगा। ये देखिए मैंने जीएसटी यहां लिखा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस इन ऑर्डर टू इनकरेज बेटर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर, मेनी प्रोसीड्यूर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड। इसी चीज को जीएसटी के रूप में बिल्कुल आसान कर दिया। तो ये आपके तीन चीज हो गए। अगर आपको टैक्स के रूप में पूछेगा कि क्या रिफॉर्म किया गया, तो पहला उन्होंने किया रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्स में रिडक्शन किया। रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स में उन्होंने जीएसटी ला के चेंज लिया कि वन नेशन वन टैक्स। और तीसरा सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, बहुत आसान कर दिया इस प्रक्रिया को, इसको कठिन नहीं किया, टिपिकल नहीं किया। तो ये तीन परिवर्तन लाए गए आपके टैक्स रिफॉर्म में। अब चौथा आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। इसको मैक्रो से भी अगर हम जोड़ें, जिसमें आप एक चैप्टर पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज, तो डिवैल्यूएशन ऑफ रूपीज, अगर मैं इसको एक नया चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि थोड़ा सा इसको आप कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। आगे हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं स्टार्टिंग से कि जो हम लिबरलाइजेशन में हमें क्या क्या इंक्लूड पढ़ना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर ही हमारा चल रहा, मतलब लिबरलाइजेशन ही चल रहा। जब ये 5 चीज हम क्लियर कर लेंगे तब हम प्राइवेटाइजेशन में आएंगे और फिर उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन में आएंगे। तो लिबरलाइजेशन में क्या क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रिफॉर्म किया गया, क्या क्या किया गया, फाइनेंशियल में क्या किया गया, टैक्स रिफॉर्म में क्या किया गया, ये 3 चीज आज हम लोगों ने पढ़ा कल से और आज में। अब आगे 2 चीज बचेगी, वो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस को बनाने के लिए हटा दिया जो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको डिक्रीज कर दिया गया। तीसरा, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे उनका प्राइस भी जो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी उस पे से वो उन्होंने हटा दिया, डी रिजर्व कर दिया और उस पे टोटली कह दिया कि अब अपने तुम मार्केट फोर्स पे तुम्हारी प्राइस डिसाइड होगी, जैसा डिमांड होगा, जैसा सप्लाई होगा, जो नियम था जिसमें बायर और सेलर होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। तो पहले प्राइस डिटर्मिनेशन का काम गवर्नमेंट करती थी, अब प्राइस डिटर्मिनेशन काम मार्केट करेगा, जैसा कि बड़े इंडस्ट्रीज करते हैं। और चौथा, जो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, इसको एमआरटीपी एक्ट कहते हैं, वो चेंजेस होके क्या हो गया, उसके जगह रिप्लेस हो गया कंपटीशन एक्ट 2002, ये चेंजेस लाया गया। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म किया गया, आरबीआई ने अपना रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर का रोल किया, आसान कर दिया। अब उसको छोटी छोटी हर चीज पे उसे, मतलब एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक डिसीजन, खुद से वो निर्णय ले सकते हैं, बार बार उनको आरबीआई से अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने अपने में चेंजेस लाया। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट बैंकों का यहाँ पे आगमन शुरू हो गया, तो यानी कि ओरिजिन ऑफ प्राइवेट सेक्टर 1991-92 में यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा, जिसके बढ़ने से इंक्रीज हुआ, कंपटीशन बढ़ा और जिससे फायदा किसको हुआ, कस्टमर को हुआ, यानी कंज्यूमर को हुआ। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इस फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसा कुछ आसान कर दिया गया कि अब फॉरेनर भी अपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक डायरेक्टली क्या एफडीआई हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें कह दिया कि 51% तक वो अपना कर सकते हैं, बाकी तो इंडिया नहीं करेंगे, 100% उनको नहीं है, तो ये डायरेक्ट हो गया। और दूसरा, जो शेयर के रूप में इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्ट वो पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो उनको भी अलाउ कर दिया कि आप शेयर खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में आप परचेस कर सकते हैं। तो ये चीजें उन्होंने परिवर्तन लाया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर को भी इंक्रीज हुआ।
और ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। अब बैंकों को अपने ब्रांचेस खोलने के लिए बार बार उनको आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ क्राइटेरिया, कुछ सर्टेन कंडीशनल को, अगर कंडीशन को पूरा करते हैं तो उनको इसके लिए वो अपनी नई ब्रांच लॉन्च कर सकते हैं विदाउट प्रियर परमिशन अप्रूव्ड बाय आरबीआई। तो ये चार चीजें उन्होंने लाई। तीसरा, टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि किसी चीज को अगर बार बार करने पे जो भी कि क्या हमें कैसे नियंत्रण करना है, बार बार इस चीज को रोकना है, तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर पे पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज बनाई, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो क्या उन्होंने लाया? रिडक्शन इन टैक्सेस 1991 में लाने का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, एक देश और एक आपका टैक्स होगा। तो वो उन्होंने क्या हुआ, जैसे डायरेक्ट टैक्स तो ठीक है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में उन्होंने चेंजेस लाए। पहले वैट लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सेल्स टैक्स, तमाम तरह के टैक्स लगते थे। तो उस चीज को हटा के उन्होंने क्या कर दिया, सीधे जीएसटी ला दिया, जो आज के डेट में हम गुड एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स, उसी को कहा उन्होंने कमोडिटी पे वन नेशन वन टैक्स, ठीक। तो और तीसरा क्या किया, इस प्रोसेस को आसान कर दिया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। तो ये तीन चेंजेस लाए गए टैक्स रिफॉर्म में भी। तो हम समझते हैं कि इस लिबरलाइजेशन में आपने तीन चीजें आपने पढ़ी। पहला, आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस आए, दूसरा आपके फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चेंजेस आए, और तीसरा आपके टैक्स रिफॉर्म में क्या चेंज, पर टैक्स में क्या परिवर्तन आया, क्या क्रांति आई। ये तीनों चीजें इस 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, इस रिफॉर्म करने से लिबरलाइजेशन, ये तीन कैटेगरी में, तीन स्टेज में ये चीजें चेंजेस आई। नेक्स्ट हम क्लास में आपको बात करेंगे जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के बारे में और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में। तो उसमें हम और भी आगे इसके लिए चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।